ये तस्वीरें ध्यान है आपको, हैलोवीन मजबूरी, मंदिर जो है क्या वो मजबूरी और हैलोवीन जरूरी। इन तस्वीरों को जारी किया रोहिणी आचार्य ने। इन तस्वीरों पर विवाद हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कैसे सवाल उठाया, विदेशी त्योहारों से प्यार, छठ पर या कुंभ पर कैसे प्रहार, इसकी बात। दूसरी बड़ी खबर, बिहार में मल्लाह मोहम्मद वाली लड़ाई जुबान काटने आंख निकाल लेने पर कैसे आई, इसकी भी बात। लड़ाई तेजस्वी वर्सेस ओवैसी कैसे। नंबर 3, क्या तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने वंदे मातरम को काटकर आधा कर दिया था, वो सवाल जो प्रधानमंत्री ने उठाया आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वंदे मातरम से कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चौथी बड़ी खबर, क्या तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं से गुजारा भत्ते का हक छीना। आज खबर इसलिए क्योंकि हक जो मूवी आने वाली है वो कोर्ट में पहुंच गई है। कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है इमरान हाशमी वाली जो मूवी है उसको लेकर, इसकी भी बात। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, हरियाणा के फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां लाइब्रेरी से लौट रही 12वीं में, एक बार तस्वीर देखिए आप, ये देखिए, ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है जिसने बैग टांगा, ये जाएगा खुलेआम सड़क पर एक 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्र, ये देखिए गोली मारी इसने, ये देखिए आप, ये दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। तस्वीरों को देखिए, लाइब्रेरी से लौट रही 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली एक छात्रा को एक युवक ने, ये देखिए आप, दिन दहाड़े इस तरह गोली मारी और वो चलता बना। देखिए बाइक, बैग टांगा, बाइक पर बैठा, बाइक स्टार्ट की और चला गया। ये सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं। ये आया, 3-4 बच्चियां जा रही हैं, 12th स्टैंडर्ड की बच्ची, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक लोअर, साथ में वो लड़का जिसने बैग टांगा हुआ है, आराम से आया, गोली मारी। ये देखिए दोबारा से, आसपास लोग हैं, सारे भागे वहां से, बच्ची को गोली मारी इसने, बैग टांगा। आरोपी लड़का पहले से रास्ते पर लड़की का एक तो इंतजार कर रहा था और जैसे ही छात्रा आरोपी के करीब पहुंची वो भागकर उसके पास गया, लड़की को गोली मारकर फरार हो गया। आपको बता दें, घटना के फौरन बाद जख्मी छात्रा को अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि अच्छी खबर आपको बता दें, बच्ची की जान बच गई है। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी एक तरफा दोस्ती तोड़ने से लड़की से नाराज था, एक तरफा प्यार, एक तरफा दोस्ती तोड़ने से नाराज था। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने मौके से हथियार बरामद कर लिया और मामले में हत्या की कोशिश का केस दर्ज करके आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस का भी रिएक्शन आया है, तस्वीर आपके सामने है। ये लड़का एक तरफा जो है दोस्ती का मामला, आया बाइक पे, गोली मारी, बाइक पर जाकर 2 से 3 बार संभवतः देसी कट्टा इसके पास कहां से आया क्या है, बैग टांगा, बाइक पे बैठा और चला गया। मौके पे लड़की को हॉस्पिटल में ले गए थे और मौके से वो हमने एक देसी पिस्तौल भी मिल गया है। लड़की की स्टेटमेंट ले ली है, एफआईआर दर्ज कर ली है हमने और क्राइम ब्रांच की टीम में अलग अलग 4 टीमें गई हैं और अपने थाने की भी टीमें गई हैं। आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। चले बात बिहार चुनाव की करेंगे। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में जब 35 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, 35 घंटे, 6 तारीख को है और अब तो चुनावी प्रचार पहले चरण को लेकर खत्म हो चुका है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहब लालू फैमिली की कमजोर नस को पकड़ लिया है। मोदी बिहार चुनाव को हिंदुत्व और सनातन की उस पिच पर ले गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज की बड़ी खबर है जिस पर महागठबंधन खुद क्लीन बोल्ड हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लालू फैमिली के पास राम मंदिर जाने का टाइम नहीं है, लेकिन साहब उनके पास ये वो तस्वीरें, ये रोहिणी आचार्य द्वारा ही जारी की गई तस्वीरें हैं, हैलोवीन मनाने का टाइम है। इन तस्वीरों पर नजर रखिएगा, ये तस्वीरें बिहार चुनाव में मुद्दा बन गई हैं साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव हैलोवीन का त्योहार बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हुए अपने घर में बच्चों के साथ हैलोवीन का त्योहार, विदेशी त्योहार को मनाने का यही प्रधानमंत्री ने कहा खूब वक्त है और इसी को लेकर सवाल उठ रहे कि राम मंदिर नहीं जाएंगे। मोदी को यह मौका, ये जो तस्वीरें मैं एक बार आपको बताता हूं, 31 अक्टूबर को पटना में लालू आवास पर जो कुछ हुआ वो, हाँ ये और भी तस्वीरें, अच्छा ये भी एक तस्वीर है, इसमें भी आप देखेंगे बच्चे जो हैं वो हैलोवीन का त्योहार मनाने के लिए लालू प्रसाद यादव के साथ खेलते नजर आ रहे हैं, ठिठोली करते लालू प्रसाद यादव नजर आए और वो नाती पोतों के साथ हैलोवीन मनाते दिखाई दिए। इस वीडियो को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। हैप्पी हैलोवीन टू एवरीवन लिखा, हैप्पी हैलोवीन।
हैलोवीन का त्यौहार बहुत ही उत्साह के साथ लालू प्रसाद यादव के परिवार ने मनाया। कुछ लोग याद कर रहे हैं कुंभ को तो फालतू को बताने वाले लोग हैं ये लोग, मतलब बताया था लालू प्रसाद यादव ने। अब इस वीडियो में लालू प्रसाद यादव अपने नाती पोतों के साथ कैमरे के सामने बच्चों को डरा रहे हैं, खेल रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं और बच्चे भी भूत प्रेत का मास्क पहने हुए हैं, देखिए आप। अच्छा, और वो तस्वीर एक और आएगी, वो कद्दू वाली लालटेन भी है वैसे वहां पर। यही बात साहब लालू फैमिली के लिए खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिल गया कि लालू फैमिली हिंदू त्योहारों को तो फालतू का बताती है, विदेशी त्योहारों से बहुत प्यार आता है। जिस तरह लालू हैलोवीन मनाते हुए दिखाई दिए, उसे लेकर सवाल पूछे जाने लगे कि साहब दूसरे हिंदू त्योहार इस तरह से बनाते हुए क्या कभी दिखे? जैसे लोग, बीजेपी के नेता, तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि महाकुंभ को फालतू बताने वाले लालू प्रसाद यादव हैलोवीन मनाने को लेकर इतने उत्साहित दिखे। रोहिणी आचार्य ने जिस तरह हैप्पी हैलोवीन टू एवरीवन कहा, इस तरह क्या देश को राम मंदिर और रामनवमी की बधाई दी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर बयान दिया, कहा कि कांग्रेस का नामदार परिवार विदेशी त्योहार मनाता है लेकिन छठ को ड्रामा कहता है। दूसरी ओर आरजेडी वाले विदेशी त्योहार में व्यस्त हैं, विदेशी त्योहार, लेकिन छठी मैया का अपमान करते हैं गठबंधन के लोग। दरअसल राहुल गांधी का जो बयान था, छठ ड्रामा जो जोड़ा गया था, उसको लेकर बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया था कि हैलोवीन से प्यार लेकिन छठ मैया पर वार। पहले जंगल राज में अपहरण, अब आस्था का अपहरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग दुनिया भर में जाते हैं लेकिन राम मंदिर जाने का इन्हें मौका नहीं मिलता है। हैलोवीन वर्सेस छठ कैसे हो गया साहब बिहार में? सुनिए। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार, आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है, लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे, ड्रामा। आरजेडी कांग्रेस वाले दुनिया भर में जाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं, हम तो सोशल मीडिया में पढ़ते हैं तो शर्म आ जाती है कबीले। लेकिन इन्हें राम मंदिर की यात्रा का समय नहीं मिलता। विदेशी त्योहार मनाने का टाइम है, राम मंदिर के लिए टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाए। इसी को लेकर बीजेपी लालू फैमिली और आरजेडी को सनातन विरोधी बता रही है। इनको सनातन हिंदू त्योहारों से बड़ा कष्ट होता है। बीजेपी के इस आरोप को साहब आज आरजेडी के उम्मीदवार लालू फैमिली के करीबी खेसारी लाल यादव के एक बयान ने सही साबित कर दिया। जो प्रधानमंत्री कह रहे थे ना कि हिंदू त्योहारों से कष्ट होता है इन लोगों को, सनातन से कष्ट है, सनातन से हेट होता है, लेकिन हैलोवीन विदेशी त्योहारों से बड़ा प्यार होता है। खेसारी लाल यादव ने बीजेपी के इस आरोप को और मजबूत कर दिया। इस बयान में खेसारी लाल यादव देश के मंदिरों पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि मंदिरों से बच्चों का भविष्य थोड़ी तय होता है, मंदिरों से रोजगार थोड़ी ना मिलता है। चुनाव से पहले आरजेडी का यह बयान और यह ज्ञान बाहर आना शुरू हो गया है कि देश में मंदिरों की क्या जरूरत है। मंदिरों की जरूरत है विकास की। भगवान तो दिल में होता है, मंदिर तो सिर्फ मूर्ति होती है। बिहार चुनाव से ठीक पहले आरजेडी नेताओं का मंदिरों को लेकर ज्ञान जो आ रहा है उसको बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि मंदिरों से बच्चों का भविष्य थोड़ी ना तय होता है, रोजगार थोड़ी ना मिलता है। इसी तरह का बयान जो है पहले आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे भी दे चुके हैं। बीजेपी कह रही है यही आरजेडी की हिंदू विरोधी और मंदिर विरोधी सोच है। खेसारी लाल यादव के बयान पर भोजपुरी फिल्मों के स्टार और बीजेपी नेता निरहुआ ने कहा है कि जिन राम मंदिर की हिंदू समाज 500 साल से प्रतीक्षा कर रहा था, आरजेडी के नेता उसी से चिढ़े हुए हैं। क्या बयान, क्या पलटवार, सुनिए। राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है, शिक्षा जरूरी नहीं है। रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे,
अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है। अब और बिहार में दूसरी बड़ी जंग ओसामा को लेकर छिड़ गई है। बात अब इसकी। भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। कि ओसामा नौजवान है, पहली बार चुनाव लड़ने आया है, हमें पूरा भरोसा है मुकाबला करके बहादुरी से एक एक वोट इसके पक्ष में डालने का काम करेंगे। के सरकार में एगो विधायक के थाना ब्लॉक रोड में वैल्यू है जितना हमने सब एगो छोटा सा वर्कर कराया। हमने सब के हुए सरकार बुलावे के बाद तो विजय का वाला पहला में हाथ उठाने की बताइए, दोनों हाथ उठाने की बताइए। हमारा देश में जितना भी ओसामा बिन लादेन है सबको एक एक करके हमें खत्म करना है। जी हाँ, योगी और अखिलेश यादव पहले भिड़े हुए हैं ओसामा को लेकर। शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा, आज एंट्री हो गई असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की। इन्होंने ओसामा का नाम लिए बिना उनकी तुलना, आरजेडी के उम्मीदवार की तुलना आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से कर दी। आपकी जानकारी के लिए, ओसामा शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा, शहाबुद्दीन कौन? कुख्यात गैंगस्टर, कोर्ट द्वारा दोषी अपराधी। उस गैंगस्टर के बेटे की तुलना, उसका नाम ओसामा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बिना नाम लिए तुलना कर दी ओसामा बिन लादेन से। हिमंता ने कहा कि ये रामकृष्ण का देश है, यहां किसी ओसामा बिन लादेन का वर्चस्व नहीं हो सकता। इसके अलावा हिमंता ने यहां तक कहा कि हमारे देश में जितने भी ओसामा हैं उन्हें खत्म करना होगा। जितने भी ओसामा हैं उन्हें खत्म करना होगा। मतलब यानी एक तरह से बीजेपी का पूरा फोकस ओसामा पर है। योगी हिमंता सबके टारगेट पर ओसामा है। योगी आदित्यनाथ, हिमंता, बीजेपी ओसामा को आरजेडी का पढ़ा लिखा लंदन रिटर्न बताया जा रहा है। आरजेडी बता रही है, आरजेडी करिए, वो तो पढ़ा लिखा है, लंदन से पढ़ाई करके आया है। उसी ओसामा को बीजेपी जंगल राज का चेहरा प्रोजेक्ट करने में जुटी हुई है। ओसामा, कल योगी आदित्यनाथ ने ओसामा को लेकर कहा था कि जैसा नाम वैसा काम। आज हिमंता ने उनका नाम लिए बिना उसकी तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। इधर एक वीडियो आपको दिखाते हैं, ये वो वीडियो है। ये बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ओसामा शहाब का एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में मतलब अगर आरजेडी जीती तो बिहार कैसा होगा, इस तरह से दिखाया गया है कि आरजेडी को वोट मतलब बिहार में जंगल राज कंफर्म। ये बीजेपी ने वीडियो जारी करके बताया। इस वीडियो में बीजेपी ने ओसामा के पिता शहाबुद्दीन की पूरी क्राइम कुंडली खोलकर रखी। बिहार की जनता को सावधान करते हुए कहा कि अगर ओसामा चुनाव जीतता है फिर बिहार में वही दौर लौट सकता है जब कानून डरता था और जंगल राज बेखौफ चलता था। ओसामा शहाब के एफिडेविट के मुताबिक वो 10वीं पास है। ओसामा ने खुद को समाज सेवी बताया है। ओसामा 2 आपराधिक केस में आरोपी है। इन्हीं दोनों केस में वो कई महीने जेल में बंद रहा। इन दिनों ओसामा जमानत पर बाहर है। अच्छा, वो तस्वीर भी देखिए, उस तरफ चल रही है जब आरजेडी ने टिकट दी। 2024 में हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी। ओसामा पर जमीन कब्जाने, AK-47 से फायरिंग करने का आरोप है। ओसामा, ये बिहार चुनाव में मुद्दा बना रही है बीजेपी। इसलिए बीजेपी और बीजेपी के सभी नेता शहाबुद्दीन कुख्यात गैंगस्टर के बेटे ओसामा को जंगल राज का पोस्टर बॉय बता रही है कि अगर आरजेडी जीती तो फिर ओसामा का राज आएगा। और बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में ओसामा मॉडल यानी कि लालटेन पर मोहर ना लगाए। लालटेन मतलब ओसामा मॉडल। दूसरी ओर तेजस्वी मजबूती के साथ ओसामा के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सुनिए। तो विजय का वाला पहला में हाथ उठाने के बताइए, दोनों हाथ उठाने के बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में ओसामा भी है। तो मैंने खबर किया
कि ये ओसामा क्या है? क्या ओसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोलो नहीं, ये भी एक ओसामा है। जो ओसामा मतलब वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। वो बड़ा उसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे वाला उसामा है, वो ऐसा ही है। हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी बता रही है जंगल राज का चेहरा, अखिलेश बता रहे हैं शेर। जिस ओसामा को बीजेपी जंगल राज का चेहरा बता रही है, अखिलेश यादव उसे शेर बता रहे हैं। उनका बयान सुनाने से पहले एक सवाल है कि क्या सिवान के रघुनाथपुर से ओसामा अपने पिता शाहबुद्दीन के साये से बाहर निकल पाएंगे, या फिर लालटेन की रोशनी में ओसामा सिवान से पटना विधानसभा तक की दूरी तय करने में कामयाब हो पाएंगे? सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में 20 साल बाद भी जंगल राज का खौफ खत्म नहीं हुआ है, और ना ही एनडीए जंगल राज की उन कड़वी यादों को बिहार के लोगों को भूलने देना चाहती है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा खुद बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से ओसामा के बहाने आरजेडी पर अटैक किए जा रहे हैं कि ये ओसामा मॉडल बिहार में जंगल राज की गारंटी है अगर जीत गए ये लोग। अब अखिलेश जी को सुनिए, कल क्या हुआ? कल सोमवार को अखिलेश यादव ओसामा के लिए प्रचार करने बिहार के रघुनाथपुर पहुंचे थे। उम्मीदवार वो भी चुनते हैं वैसे किसके लिए प्रचार करना है। ओसामा के लिए प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव जी, जहां उन्होंने ओसामा को सिवान का शेर बताते हुए उनके लिए वोट मांगे। दूसरी तरफ सिवान में धुआंधार प्रचार कर रहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर जबरदस्त प्रहार किया। सीएम योगी ने अखिलेश का नाम लिए बिना कहा कि यूपी के एक नेता को यही श्राप है कि वो जिंदगी भर माफिया की कब्र पर फातिया पढ़ते रहेंगे, माफिया की कब्र पर फातिया, और दुनिया ऐसे ही उन्हें ठुकराती रहेगी। सुनिए। नौजवान सरकार तो बनने जा रही है, जब नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहाँ पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। एक बड़ी खबर आ रही है, रवि किशन ने बड़ा दावा किया है। वो कह रहे हैं कि मेरे पर हमला करने की कोशिश हुई है, जान से मारने की धमकी कोई दिला रहा है। रवि किशन ने कहा है कि एक बार उन्हें धमकी दी गई। रवि किशन ने धमकी देने वाले एक आरोपी की गिरफ्तारी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पर हमले की साजिश रची गई। रवि किशन वो कह रहे हैं कि जान से मारने की धमकी भी दिलाई जा रही है, मेरे पर अटैक करने की कोशिश हुई। सुनिए क्या कह रहे हैं रवि किशन। रात को नितिन नवीन जी की सभा के बाद भी अटैक करने का प्रयास किया था, तो इससे पता चलता है कि विरोधी और जितने भी महागठबंधन की पार्टियों को पता चल गया कि उनकी बुरी हार है, तो अब उस पर उन्होंने हम पर अटैक करने, हमारे को जान से मारने की धमकी दी। एक पकड़ा गया है, गोरखपुर थाने में है, इस वक्त लुधियाना से लाया गया। एक और फोन कॉल आया है दिल्ली में, उसको भी पकड़ा जाएगा। यूपी पुलिस को आपके माध्यम से और पूज्य योगी महाराज जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो हमको धमकाया था जान से मारने के लिए, एक व्यक्ति पकड़ा गया है। यहां जान से मारने की धमकी, वहां जुबान काटने की धमकी, जुबान काट लेने की, जुबान काट देंगे। कौन दे रहा है? AIMIM, ये सर तन से जुदा वाली मानसिकता का ट्रेलर। ऑल इंडिया MIM, AIMIM, ओवैसी तेजस्वी के बीच की लड़ाई जुबान काटने पर आई। शुरू हुई थी मल्लाह मोहम्मद के बेटे से, अब आंखें निकाल देने तक आ गई है, धमकी दी जा रही है। ओवैसी के दावे के मुताबिक जिस तरह तेजस्वी ने उन्हें चरमपंथी, तेजस्वी यादव ने ओवैसी को चरमपंथी का, ऐसा दावा ओवैसी का, और आतंकी बताया था, उसी को लेकर इन नेता को पहचानिए। बिहार के बहादुरगंज से ओवैसी के प्रत्याशी तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव को आंख निकाल लेने, जुबान काटने की धमकी दी है, खुलकर, खुले मंच से। उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी के खिलाफ उंगली उठाई, उंगली काट देंगे, आंख दिखाई, आंख निकाल लेंगे, जुबान चलाई, जुबान काट देंगे। वैसे
चरमपंथी कहा, तेजस्वी ने नहीं कहा, लेकिन हरकतें चरमपंथियों वाली ही हैं। अगर आंखें निकाल देने की, जुबान काट देने की धमकी, तो ये हरकतें चरमपंथियों वाली हैं, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है कहने में। इसके अलावा तौसीफ आलम ने ओवैसी को देश में 25 करोड़ मुसलमानों का नेता बताया, तेजस्वी को चारा चोर कहकर संबोधित किया। लेकिन ऑल इंडिया एमआईएम के इस हिंसक बयान पर ना आरजेडी के किसी बड़े नेता का बयान आया, ना खुद तेजस्वी बोले हैं, ना ही उनकी सहयोगी कांग्रेस ने एआईएमआईएम के इस बयान का विरोध किया। मतलब एआईएमआईएम या ओवैसी ने भी तौसीफ आलम के इस हिंसक बयान को गलत अब तक नहीं ठहराया। अब एक बार सोच कर देखिए, यही बयान अगर बीजेपी या जेडीयू के किसी नेता ने दिया होता तो भारत में संविधान, लोकतंत्र खतरे में पड़ चुका होता। तौसीफ आलम का गुस्सा तेजस्वी के किस बयान पर था? उन्होंने ओवैसी को चरमपंथी बताया था। हमने आपको बताया था ना कि कल के एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव से सवाल किया गया कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने सेकुलर पार्टियों से अलायंस क्यों नहीं किया, ओवैसी को क्यों नहीं शामिल किया। तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो तो एक्सट्रीमिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट। तब ओवैसी ने कहा था कि एक्सट्रीमिस्ट अंग्रेजी में लिख कर दिखाएं, बड़ा बवाल हो गया था। दाढ़ी टोपी वालों को एक्सट्रीमिस्ट समझते हैं तेजस्वी यादव, नमाजियों को चरमपंथी आतंकी समझते हैं तेजस्वी यादव। चैलेंज दिया था उन्होंने कि अंग्रेजी में लिखकर दिखाएं। अब एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं तौसीफ आलम, तेजस्वी यादव की आंख निकालने, उनकी जुबान काटने की धमकी दी है। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे तेजस्वी तुम्हारा। तरह की भाषा का कोई स्थान नहीं है और इस तरह से भाषाई आतंक अगर कोई फैलाते हैं और मर्यादित भाषा बोलते हैं तो उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। एक बार आपको बता दें, दरअसल ये पूरा विवाद जो चल रहा है ना, वो चल रहा है मुस्लिम वोटों के चक्कर में। मुस्लिम वोटों का असल दावेदार कौन, तेजस्वी या ओवैसी? ये 17% की लड़ाई है, जुबान काटने तक आई है। बिहार के करीब 1.25 करोड़ मुस्लिम वोटर्स पर दावेदारी का है। 35 से 40 सीटों की जीत में निर्णायक भूमिका होती है। ओवैसी कहते हैं मुझे वोट दो, तेजस्वी कहते हैं मुझे वोट दो। ओवैसी खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताते हैं। आरजेडी अपने पुराने एमवाई फॉर्मूले को इस चुनाव में आजमाना चाहती है। 2020 के चुनाव में असद ओवैसी की पार्टी ने, जो ओवैसी बनाम तेजस्वी हो गया है, एआईएमआईएम ने आरजेडी का गढ़ माने जाने सीमांचल इलाके में, मुसलमानों की बड़ी आबादी है, 5 सीटों पर सेंध लगाई थी एआईएमआईएम ने, 5। इस बार भी इस इलाके में आरजेडी एआईएमआईएम के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। इसलिए 29 अक्टूबर को जब असद ओवैसी ने तेजस्वी यादव और आरजेडी पर मुसलमानों के वोट को लेकर उन्हें इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, कहा कि आरजेडी मुसलमानों के वोट लेती है, उन्हें हिसाब बराबर प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता कि साहब अल्लाह का मतलब मल्लाह का बेटा इंडिया अलायंस में डिप्टी सीएम फेस बन सकता है, तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं? वो दरी बिछाने के लिए है क्या? उन्होंने पूछा, जुबानी जंग हुई, ओवैसी ने पूछा मुसलमान क्या दरी बिछाने के लिए, तेजस्वी यादव के लिए? सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने? ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुनिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं। उधर बिहार के मोकामा में दुलार चंद की हत्या के आरोप में अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद जेडीयू के एक और सीनियर लीडर के खिलाफ एफआईआर हो गई है। जेडीयू, दरअसल ये वीडियो आज वायरल हुआ, इस वीडियो को हम आपको सुनाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले
केंद्रीय मंत्री जेडीयू नेता ललन सिंह के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज कराई गई है। ललन सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। दरअसल ललन सिंह ने, सुनिएगा, सोमवार को अनंत सिंह के लिए प्रचार किया था। अनंत सिंह कौन? जो हत्या का आरोपी है, अनंत सिंह। इस दौरान ललन सिंह ने एक विवादित बयान दिया दावे के हिसाब से, अगर वीडियो सही है, जिस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। ललन सिंह के इस विवादित बयान को शेयर करते हुए पटना जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर जो जानकारी दी उसमें लिखा कि जिला प्रशासन पटना द्वारा वीडियो निगरानी टीम के वीडियो फुटेज की जांच की गई। जांच के बाद इस मामले में ललन सिंह के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मैं एक बार आपको दिखाता हूं इस वीडियो में ऐसा क्या था। दरअसल ललन सिंह ने सोमवार को मोकामा में अनंत सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था। उसको लेकर भी सवाल उठे थे कि वहां जंगल राज का डर दिखाया जाता है, यहां भी तो फिर आप किसके लिए प्रचार कर रहे हैं? जेडीयू की तरफ से ललन सिंह किसके समर्थन में प्रचार? अनंत सिंह। किसको? वो कौन अनंत सिंह? अनंत सिंह जिस पर हत्या का आरोप प्रचार किया, उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना गया, यहां कुछ नेता हैं जिनको चुनाव के दिन निकलने मत दीजिएगा, घर में ही बंद कर दीजिएगा, हाथ पैर जोड़ें तो कहिएगा हमारे साथ चलकर वोट दीजिए और घर में बैठे। मतलब वोटर को घर में कैद करने की धमकी इस वीडियो के हिसाब से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरजेडी ने लिखा कि ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं गरीबों को वोटिंग के दिन घर में कैद कर लो, घर से निकलने नहीं देना है, घर में बंद कर देना है, और अगर ज्यादा हाथ पर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट लेना है। कहां है मरा हुआ आयोग? आरजेडी। आपको बता दें इस पर चुनाव आयोग ने ललन सिंह को जो नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हालांकि जेडीयू ने इस आरोप को गलत बताया। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है वीडियो डॉक्टर्ड है। अनंत सिंह का वीडियो जो है, ये जो ललन सिंह का वीडियो है, ये एडिटेड है जेडीयू के हिसाब से। सुनिए। नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में बात करती हो। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। देखिए ये हार की बौखलाहट है, और ये जो गर्मी दिखा रहे हैं वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नज़र में चढ़ने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। खुद वो लोकसभा चुनाव में जिस क्षेत्र में वो घूम रहे हैं, जिस स्वतंत्रता सेनानी के लिए घूम रहे हैं, वहाँ से उनकी हार हुई है। हालांकि ये बयान आपने सुने, बड़ी खबर, राहुल गांधी ने फिर एक और विवादित बयान दे दिया। 10% आर्मी को कंट्रोल करती है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा उन्होंने ये बयान दिया है, मुझे भी सुनना पड़ेगा। मुझे अभी अभी खबर आ रही है सेना पर 10% का कंट्रोल, सेना पर 10% का कंट्रोल, मतलब सेना पर भी बंटवारे वाला बयान है। उसमें भी जाति वाला एंगल, कुछ 10% ऊंची जातियों का सेना पर नियंत्रण। राहुल गांधी ने बिहार की एक चुनावी सभा के दौरान कहा कि देश के 500 बड़े संस्थानों में देश की 90% आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं है। वो आगे बोलते बोलते यहां तक कह गए कि इस 10% का जुडिशरी और आर्मी पर भी कंट्रोल है। आर्मी जो देश के लिए लड़ रही है, देश के लिए ऑपरेशन सिंदूर, ये सिंदूर की भी चिड़ हो सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन एक बार बयान हम आपको सुनाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि 10% का कंट्रोल आर्मी पर। सुनिए। 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए, और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वंदे मातरम से कष्ट की।
वंदे मातरम देश की एकता और एकजुटता की आवाज बन गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सिर्फ धर्म को लाने सामने लोगों को परेशान कर रहे, और मेरा धर्म कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी को शरीक माना ना तो तुम सबसे बड़े गुनहगार। कितना भी तुम तौबा करोगे, कितना भी माफी मांगोगे, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को ही हटा दिया। मेरे हिसाब से तो देशद्रोह जैसा काम है कि आजादी के नारे वंदे मातरम के ऊपर आप कोई ऑब्जेक्शन लो। वैसे खबर बताने से पहले वंदे मातरम से कुछ लोगों को कष्ट हो सकता है, वो कह देते हैं हमारे मजहब के आड़े आता है, लेकिन इसी सोच के कुछ लोग हैं और इसी सोच की कुछ पार्टियां हैं जो बांग्लादेशी राष्ट्रगान गा सकती हैं अपनी पार्टी की बैठक में। बांग्लादेशी राष्ट्रगान, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होती, वंदे मातरम से कष्ट है। आप जानते हैं 2 दिन बाद 7 नवंबर को हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारी चल रही है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, केंद्र सरकार भी इस वर्ष को वंदे मातरम वर्ष के रूप में मना रही है। महाराष्ट्र में इसको लेकर अलग ही जंग छिड़ी हुई है साहब, मजहब आड़े आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया था जिसमें यह कहा गया कि वंदे मातरम का जो पूरा वंदे मातरम स्कूलों में गाया जाएगा, संपूर्ण गान अनिवार्य, पूरा गाना होगा। लेकिन AIMIM ने संपूर्ण वंदे मातरम गान के आदेश का विरोध कर दिया है। समाजवादी पार्टी, अबू वसीम आजमी, AIMIM, विरोध शुरू हो गया। सिर्फ धर्म को लाने सामने लोगों को परेशान कर रहे, और मेरा धर्म कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी को शरीक माना ना तो तुम सबसे बड़े गुनहगार। कितना भी तुम तौबा करोगे, कितना भी माफी मांगोगे, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। अल्लाह का शरीक, अल्लाह का पार्टनर कोई नहीं है, अल्लाह एक है। उसने दुनिया बनाया, जन्नत बनाया, आसमान बनाया, मैं उसके आगे सर झुकाता हूँ, और जिसका जो धर्म कहता है वो कहता है, मैं क्या मना कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो देशद्रोह जैसा काम है कि आजादी के नारे वंदे मातरम के ऊपर आप कोई ऑब्जेक्शन लो। जब अबू आजमी ने यदि इसका विरोध जारी रखा तो उनके खिलाफ न केवल पुलिस में कंप्लेंट की जाएगी, बल्कि उनकी विधानसभा के अंदर, मानखुर्द के अंदर हमारे कार्यकर्ता जाकर वंदे मातरम का गाना सामूहिक पाठन करेंगे और पूर्ण पाठन करेंगे। देखिए, वंदे मातरम 2 तरह से चर्चा में है। एक महाराष्ट्र में संपूर्ण वंदे मातरम गायन को लेकर, और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो टिप्पणी कि धार्मिक वजहों से कांग्रेस ने वंदे मातरम को छोटा कर दिया। दरअसल फैक्ट यह है कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जिस वंदे मातरम की रचना की थी, वो वंदे मातरम 1 साल बाद 1876 में आनंद मठ में प्रकाशित हुई। वो दरअसल बताया जाता है साहब कि 27 पंक्तियों वाली 5 छंद की रचना थी। लेकिन बाद में 1937 में जैसा प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के 3 छंद को अलग करके सिर्फ 2 छंद, 6 पंक्तियों वाले 2 छंद को ही अपनाया। फैसला ले कि कांग्रेस के अधिवेशनों में सिर्फ 6 पंक्तियों को ही वंदे मातरम का उसका गान किया जाएगा, छोटा कर दिया। कांग्रेस पर आरोप लगा कि उसने मजहबी आधार पर यह फैसला लिया, जिन्ना समेत दूसरे कट्टरपंथियों के दबाव में वंदे मातरम को छोटा कर दिया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। कांग्रेस ने यह खिलवाड़ किया। संपूर्ण वंदे मातरम में मां दुर्गा की स्तुति करते हुए दुश्मनों के संहार की बात की गई थी। जिन्ना समेत मुस्लिम लीग के नेताओं को इस पर आपत्ति थी। इन लोगों का सबसे ज्यादा विरोध वंदे मातरम के 4थे छंद की पंक्तियों को लेकर था कि 10 हथियारों को धारण करने वाली दुर्गा, कमल के पत्तों पर रहने वाली मां लक्ष्मी, विद्या देने वाली सरस्वती की आराधना की गई। इसी को लेकर पीएम ने बोला कि मजहबी वजहों से वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया। सुनिए। अंग्रेज नहीं कर पाए वो काम कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को ही हटा दिया। जिस दिन कांग्रेस ने वंदे मातरम को तोड़ने का, काटने का, विभाजित करने का फैसला लिया था, उसी दिन कांग्रेस ने भारत के विभाजन की नींव डाल दी थी।